तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार दरोगा जो लोग प्री का प्रिपरेशन कर रहे हैं या जिनको मेंस देने जाना है 11 अक्टूबर को, उनके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में जो बिहार इन्फोर्समेंट दरोगा है यानी जो ईएसआई है उसका, और साथ में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर। आप में से कुछ बच्चे कहते हैं कि सर फॉरेस्ट आरओ का लाइए, ईएसआई का लाइए। मेरे दोस्त आप एक चीज़ बताइए कि ये सारे वैकेंसी को निकालने वाली एक ही आयोग है, संस्था है बीपीएसएससी। सिलेबस भी कहीं एक वर्ड चेंज नहीं है, तो अगर इस पे दरोगा लिखा हो या कुछ भी लिखा हो तो क्या फ़र्क पड़ता है? सारे चीज़ तो वही है ना, सारे पैटर्न तो वही है ना, फिर क्या मतलब बनता है कि कोई अलग से सेट आए? वो तो सिर्फ लड़कों को प्रकाशन और पब्लिकेशन के द्वारा मूर्ख बनाया जाता है, ठीक है, बाद बाकी और कुछ नहीं होता है। एक केबीसी नैनो का आज हम लोग सेट 7 देख रहे हैं। क्या हुआ है, कुछ चीज़ हुए हैं, ठीक है, जिसके वजह से 3-4 सेट को मैं बाद में करा दूंगा, तो वो एग्जैक्टली उसमें पानी पड़ गया है, ठीक है, तो वो ठीक से नहीं हो पाया। मैं उसको सूखने के लिए डाला हूँ, थोड़ा सा देखूंगा, उसको ठीक हो जाएंगे, मैं उसको करा दूंगा। चलिए, बिहार एसएससी जो मेंस के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों का बार बार कंप्लेन होता था, सर ये बहुत आसान लेवल के प्रश्न हैं। तो आप आइए, यहाँ पे अच्छे स्टैंडर्ड के प्रश्न हैं, उसको कीजिए। यह सेट आपको रोज सुबह 7:30 बजे 101% मिल जाता है, तो आप लोग आया कीजिए और लाभ उठाया कीजिए 7:30 बजे। जब लेट होता है मैं जरूर ग्रुप में इन्फॉर्म कर देता हूँ कि हाँ आज लेट होने वाला है। तो देखिए, ना ही बिहार दरोगा प्री में कोई अंतर है, ना ही बिहार दरोगा मेंस में कोई अंतर है। जो इन्फोर्समेंट दरोगा इसमें या फॉरेस्ट आरओ या बिहार एसएससी, किसी में अंतर नहीं है। आप जिस एग्जाम में प्रश्न आ गया वो उस एग्जाम का हो जाता है, बाद बाकी कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में आ सकता है। बिहार एसएससी का लेवल इससे थोड़ा कम होगा, मुझे भी पता है, जो जैसा मैं सेट करा है वैसा ही होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी से जुड़ जाइए, मैं 250+ सेट कराऊंगा टिल द एग्जाम, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। सो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, आप लोगों को बस पढ़ना है मेरे साथ मन लगा के। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, फलों के मीठे स्वाद का कारण है। मैं इससे पहले मैं एक बात बता दूं, मैं आपको इतना समय दूंगा ना ताकि आप सोच सकते हैं किसी भी प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर उसमें नहीं कर पाते हैं आप तो पॉज कर लिया कीजिए। फलों को मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फ्रक्टोज है। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। देखिए क्या लिखा है सूची 1 में। सूची 1 में आपको उत्पाद है और सूची 2 में आपको स्रोत दिया गया है। अब आप बनाइए। देखिए, ऐसे प्रश्न में क्या किया जाता है ना, सबसे पहले जो आता है हमको वो बनाना चाहिए। कुनैन किससे? तो छाल से प्राप्त होता है, यानी डी का 1 हो जाएगा। अफीम किससे? अफीम फल से हमें प्राप्त होता है, यानी ए का 3 हो जाएगा। अफीम हमें फल से प्राप्त होता है। हींग हमें किससे? तो हींग हमें जड़ से होता है, तो बी का 2 हो जाएगा। और सी का क्या हो जाएगा? रबड़। रबड़ किससे प्राप्त होता है? तो तना से प्राप्त होता है, 4 हो जाएगा। 3 2 4 1, 3 2 4 1 किसमें है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर होता है? जो यूनिवर्सल डोनर होता है उसको क्या बोलते हैं? ओ समूह बोलते हैं। लेकिन अगर ओ में भी आपको O+O- दे दे तो आपको निगेटिव याद रखना है, ओ निगेटिव। अगला प्रश्न है, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। किस चीज का पक्षाघात हुआ है? देखिए, जब भी उसको टेट्राप्लेजिया हो जाएगा ना तो दोनों हाथ एवं दोनों पैर का पक्षाघात हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्युत अपघट्टों के विलयन में किसको कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? कार की बैटरी में किसको? सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की H2SO4 की प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसका जो एक ऐतिहासिक रूप से इसको पता है क्या बोलते हैं? ऐतिहासिक रूप से इसको बोलते हैं आयल ऑफ विट्रियोल, ठीक है। और इसका उपयोग स्वच्छ, देखिए, घरों में स्वच्छता के कार्यों के लिए किया जाता है और रसायन उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही कूट से सही उत्तर चुनिए। चलिए, विटामिन B12 किसका है? तो यह कोबाल्ट का, यानी ए का 2 हो जाएगा। हेमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है, बी का 4 हो जाएगा। बात करें क्लोरोफिल में तो क्लोरोफिल में मैग्नीज होता है, सी का 1 हो जाएगा। और पीतल में क्या होता है? पीतल में
एक ही चीज बचा है तांबा, तो 3 हो जाएगा। 2 4 1 3, 2 4 1 3 किस में है? ऑप्शन ए में है, और ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मिट्टी के घड़ों में मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पीकरण। अगला प्रश्न है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस। अगला प्रश्न है, कार की बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो अभी मैं इसको कराया हूं, क्वेश्चन से रिपीट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? देखिए, अगर बात करें जो हम लोग धरातल पे जो अम्ल वर्षा होता है उसमें किसका, तो उसमें आपको हाइड्रोजन और सल्फर का मात्रा ज्यादा होता है, यानी H2SO4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की थी? तो लीeuwenhoek ने। अगला प्रश्न है, मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया रोग किससे फैलता है? देखिए, मलेरिया किससे, तो मदा एनोफिलीज मच्छर से होता है, और ये प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोन से ये होने वाला बीमारी है। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रजनन से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ा हुआ हार्मोन है। देखिए, टेस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, ये तीनों पता है, ये सब क्या है, ये प्रजनन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें आपको जो पैराथॉर्मोन है ये किससे, प्रजनन से नहीं जुड़ा हुआ है। पैराथॉर्मोन का जो काम है ना, कैल्शियम के अवशोषण तथा वृक्क में इसके पुनरावशोषण को बढ़ाता है। अगला प्रश्न है, कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? कुछ नहीं से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण के विरुद्ध है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, आपको याद रखना है, कोल विद्रोह 1870 सही है, साथ में पावना विद्रोह 73, दक्कन किसान विद्रोह 75, सन्यासी विद्रोह 1870 से 80 चला था, 1870 से 80 तक चला था। ऑप्शन सी करेक्ट है, एक गलत था। अगला प्रश्न है, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी, किसकी उपाधि थी आपको यह बताना है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन है समुद्रगुप्त की। देखिए, समुद्रगुप्त ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद उसने पृथ्व्या का उपाधि धारण किया था। पृथ्व्या का मतलब क्या होता है, ऐसा व्यक्ति जिसके पृथ्वी पर कोई प्रतिद्वंदी ना हो, यानी पृथ्वी का प्रथम वीर। अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था। नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती थी वो इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ठीक है, यहाँ पे इंडियन एसोसिएशन है, कहीं कहीं आपको इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता दिखेगा, मैं पहले भी प्रश्न कराया हूँ। इसका स्थापना 1876 में हुआ था, और इसके जो प्रमुख नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। अगला प्रश्न है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी कहां पे थी? तो रायगढ़ में। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे से पढ़ के आंसर देना चाहिए। तो बात की जाए अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी तो कौन थी? सरोजनी नायडू। और कौन, देखिए सरोजनी नायडू कानपुर का जो अधिवेशन था 1925 का, उसकी अध्यक्षता किया था इन्होंने। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंट, आजादी के बाद इन्होंने प्रथम महिला राज्यपाल भी उत्तर प्रदेश की पदभार संभाली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था? किसने? तो अकबर ने। ठीक है,
अकबर ने इस कांड को किया था। साथ में गौ हत्या पर भी इन्होंने प्रतिबंध लगाया था। और दो जगह कौन था ये पूछा जाता है, तो एक था प्रयाग और दूसरा था बनारस। अगला प्रश्न है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई वर्ष। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 में किया गया था और मद्रास के 4 युवा नेताओं ने मिलकर किया था। सबसे पहले एमवी राघव, ठीक है, एक थे पेरियार थे, एक थे जी सुब्रमण्यम अय्यर थे, एक थे पी आनंदाचार्य। अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। इन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं काम किया था, इन्होंने 1853 में जब प्रथम रेल चला था तो बॉम्बे एसोसिएशन, बॉम्बे में रेल चला था तो ऐसे याद रख सकते हैं, बॉम्बे एसोसिएशन एक संस्था बनाया। 1867 में लंदन में इंडियन एसोसिएशन ऑफ ईस्ट इंडिया, लंदन में इंडिया एसोसिएशन और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने किया था। अगला प्रश्न है, ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय था। जिनको बिहार में कब हुआ था और प्रथम भारतीय ट्रेड यूनियन कब हुआ था, ये सब चीज पता होगा तो लगा देंगे आंसर टिक, 1926 से 1939। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कौन था? तो लाला लाजपत राय, ठीक है। और इसका जो स्थापना हुआ था 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? किसने? स्वामी सहजानंद। अगला प्रश्न है, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मूलतः डैश के द्वारा किया गया था? ग्रैंड टैंक रोड का निर्माण किसके द्वारा? तो शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। और यह सड़क बंगाल के सोनार गांव है, एक सोनार गांव वहां पे बंगाल में, वहां से लेकर आगरा से दिल्ली से कनेक्ट करते हुए लाहौर होते हुए सिंध तक जाता था। देखिए, जो लोग बिहार एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं बहुत सारा सेट करा चुका हूं, वो लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाकर रिवीजन कीजिए। जिनको दरोगा मेंस देना है मैं 11 सेट के आसपास करा चुका हूं, ठीक है, तो जाके आप हिंदी का भी उस सेट को देखिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष डैश में हुई थी? कब हुई थी? तो 1885 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है किससे? तो त्रिदिशीय संग्राम से। चलिए अगला प्रश्न है, चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? किसके द्वारा? तो 1539 में। और किनके किनके बीच? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध के संवादों की जो भाषा थी वो थी पाली भाषा थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो मैं करा दिया हूं। अगला प्रश्न है, जातक पवित्र ग्रंथ है? जातक किसकी पवित्र ग्रंथ है? किनका है? तो ये बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। और इनमें किसका वर्णन किया गया? तो बुद्ध के पुनर्जन्मों की व्यथा की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बायोडीजल की फसल है? देखिए, इसमें सबसे जो सही है वो है आपको जेट्रोफा। और जेट्रोफा का हिंदी में हम लोग पता है क्या बोलते हैं? रतनजोत, जंगली अरंडी और बंगरेड, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो ये दोनों चीज आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, जापान लगभग आत्मनिर्भर है? आपको एक वर्ड याद रखना है, लगभग आत्मनिर्भर है। मैं दो चीज यहां से दो प्रश्न आते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, तांबा में लगभग आत्मनिर्भर है। और सिर्फ आत्मनिर्भर होता ना तो लौह अयस्क होता, लौह अयस्क में आत्मनिर्भर है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चंस में शब्द को देखिए तो लगभग आत्मनिर्भर कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है?
तो देखिए ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, तो कच्छ की खाड़ी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सन सिटी अवस्थित है, सन सिटी कहाँ पे अवस्थित है ये आपको बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका में अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीपों का समूह कौन सा द्वीप तीनों देशों में विभाजित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोर्निया। देखिए बोर्निया एक ऐसा द्वीप है जो 3 देशों से विभाजित है। सबसे पहला है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में इसका 73% पार्ट है। दूसरा आता है मलेशिया, मलेशिया में 26% पार्ट है। और ब्रुनेई, ब्रुनेई जो तीसरा देश है इसमें इसका 1% पार्ट है। अगला प्रश्न है सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में जनजाति दिया है और सूची 2 में उसका देश का नाम दिया है। चलिए आप जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए एक्जिमो कहाँ का है, तो एक्जिमो कनाडा का है, तो ए का 3 हो जाएगा। मसाई, मसाई कहाँ का है, तो ये केन्या का है, यानी बी का 4 हो जाएगा। बद्दू, बहु है कि बद्दू है, बद्दू ये आपको सऊदी अरेबिया हो जाएगा। और बुशमैन, बुशमैन कहाँ का है, बोत्सवाना। ऑप्शन देखिए 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें, देखिए 3 4 2 1 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कार्डेमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित है वे हैं। कार्डेमम किसके, तो कार्डेमम पहाड़ी कहां पे, कार्डेमम पहाड़ी आपको केरल और तमिलनाडु, ऑप्शन सी हो जाएगा, केरल और तमिलनाडु के ये सीमा पे है। यहीं पे अगर ये पहाड़ नीलगिरी का पहाड़ी का बात किया जाना तो नीलगिरी का पहाड़ी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर थी, अभी 2021 का भी होने वाला है, सो 2011 के हिसाब से ही हम लोग का जो प्रश्न आने वाला है वो आएगा। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65.5%, 65.46 एग्जैक्टली है। अगर भारत में कुल साक्षरता की बात की जाए तो 74% है। अगर महिला साक्षरता की बात की जाए तो 65.46 यानी 65.5 आप याद रखिए। अगर यहीं पे पुरुष साक्षरता की बात की जाए तो 82.12%। अगर यहीं पे केरल में महिला साक्षरता की बात की जाए तो देखिए केरल में महिला साक्षरता 92% है, जबकि बिहार में महिला साक्षरता कितना है, तो सिर्फ 51.3% है। अगला प्रश्न है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ पे है, तो यह ऑस्ट्रेलिया में है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहीं पे अगर विक्टोरिया झील का बात की जाए ना तो अफ्रीका में है, विक्टोरिया झील का बात की जाए तो अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है। देखिए द्रविडियन प्रजाति की बात की जाए तो ये आपको दक्षिण भारत में मिलेगा, और ये जो द्रविडियन प्रजाति है ये निग्रो प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है पेनाइल जो यूरोप में है, अल्पेशियन जो अमेरिका में है, और अरावली भारत में, एक किनके उदाहरण है। देखिए अगर इस प्रश्न में सिर्फ पेनाइल और अल्पेशियन होता तो शायद आप अगर नहीं पढ़े होते तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, लेकिन यहाँ पे अरावली है तो आपको पता है ये सबसे पुरानी पर्वतों में से एक है विश्व के, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। देखिए फतेहपुर, भागलपुर और कानपुर ये तीनों शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, लेकिन ये जो उत्तरकाशी है ये भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश है। देखिए बात की जाए विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने का तो चीन है, मैं 2020 का डेटा बता रहा हूं, और संयुक्त राज्य अमेरिका कोयला स्टोरेज में, भंडारण में। अगला प्रश्न है इजराइल की उभयनिष्ठ सीमाएं हैं।
इजराइल की जो उभयनिष्ठ सीमा है किससे? लेबनान, सीरिया, जॉर्डन तथा मिस्र से। अगला प्रश्न है, मिस्र वही जिसको इजिप्ट भी बोलते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? विश्व के जो विशालतम स्वर्ण क्षेत्र है दक्षिण अफ्रीका के किस क्षेत्र में? तो विटवाट्स रैंड जो क्षेत्र है वहां पे स्थित है। अगला प्रश्न है, फिजी द्वीप अवस्थित है। फिजी द्वीप किस जगह कहां पे अवस्थित है, किस महासागर में अवस्थित है, ये आपको बताना है। फिजी द्वीप कहां पे? प्रशांत महासागर में अवस्थित है और फिजी का जो राजधानी है वो है सुआ। चलिए अगला प्रश्न है, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है? इसका आंसर आपको दो चीज देखने को मिलेगा। एक तो 0 डिग्री देशांतर होता है, उससे भी हम लोग समय निर्धारण करते हैं। दूसरा प्रधान मध्याह्न रेखा, ये भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जनरली एग्जाम में। सो ठीक है, ये तो जो कोई भी कंपनी बनाती है तो उसको क्या है कि 20 सेट बनाना है, तो मैक्सिमम क्वेश्चन सोचती है कि कहाँ से मैं डालूं, लेकिन एग्जाम में 1 सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं, तो वहाँ पे ऐसी समस्या नहीं होती है। अगला प्रश्न है, भारत में शक्तिशाली एल नीनो कारण है। भारत में शक्तिशाली एल नीनो किसके कारण है? देखिए एल नीनो किसका कारण है? सूखे का स्थिति पैदा कर देती है, ये इसी के लिए मेन जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के गोलार्ध का 70% से अधिक भाग घिरा हुआ है, किससे घिरा हुआ है? किससे? तो जल से। अगला प्रश्न है, सर क्रिक विवाद किन दो देशों के मध्य है? किसके? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग का अंत किस प्रधानमंत्री ने किया है? किस प्रधानमंत्री ने? तो नरेंद्र मोदी जी ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि वह इस राय का है कि लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है? कितना? तो देखिए लोकसभा में आपसे पूछ रहा है कितनों आंग्ल इंडियन का जो लोकसभा में मेन होता है तो 2। अगला प्रश्न है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पार्ट 9 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो ये सारे प्रश्न मैं आपको वन लाइनर्स में करा दिया हूं। जो लोग अब तक वन लाइनर्स नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में लिंक है, उसका लगभग 9200 प्रश्न करा दिया हूं, ठीक है, उसको जाके आप लोग जरूर देखिए। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति किसको अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। अगला प्रश्न है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? कितना आकार है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1 हेक्टेयर से कम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं? किससे? तो मसाला का जो बॉन्ड है ना, इससे हम लोग डायरेक्ट रुपया जुटा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, शिशु मृत्यु दर क्या है? चलिए इसमें क्या है, पहला ऑप्शन है 1000 जीवित जन्मी में से अपने 5वें दिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। नहीं भाई, हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या का अनुपात। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा और चौथा में 100 है तो ये तो होना नहीं है। अगला प्रश्न है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। कौन है? तो वित्त मंत्रालय है। अगला प्रश्न है, भारतीय विकास फोरम आईडीएफ पहले जाना जाता था।
चलिए मैं इससे पहले एक चीज बता दूं, विश्व बैंक जो था भारत की द्वितीय और तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना था उसको, उसके उद्देश्य से वर्ष 1958 में भारत सहायता क्लब बनाया गया। ठीक है, इसका नाम 1994 में बदल देता है लोग, और 1994 में बदल के भारत विकास फोरम कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है। भारत में चलित न्यायालय इनका मानस पुत्र है, किनका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? देखिए एक चीज मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, एक दिन और एक क्वेश्चन आया था, आप लोगों को आपत्ति था, मैं उनको बोला कि देख के बताऊंगा, लेकिन वो कहाँ सा वीडियो में कमेंट है, कहाँ पे वो दिखता नहीं है दोबारा। ठीक है, तो सबसे पहला चीज मैं आपको बता दूं, भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता संबंधी कोई बात कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि जो हम लोग अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ना, उसी में जो 19 का 1 का क है, इसी के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता भी समाहित किया गया है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 19। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया है। कौन सा अध्याय? तो मौलिक कर्तव्य। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है ये किसमें है? तो आपको 42वें संविधान संशोधन 1976 में पहला तो ये हो गया, दूसरा टोटल 11 मौलिक कर्तव्य है, ये हो गया, और मौलिक कर्तव्य 11 है, ये दो चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? जैसे ही ऑप्शन बी पढ़ेंगे ना, आपको दिखेगा एक चीज, संपत्ति का अधिकार, यही मूलभूत अधिकार यानी मौलिक अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, किस दिन पे किया गया था? किस दिन? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की निम्नतम आयु कितनी होनी चाहिए? कितने साल? तो 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम संख्या होती है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, 30 वर्ष। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है? कितना? 250। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में इसका जो आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास और जलवायु परिवर्तन का नवीन अध्याय जोड़ा गया था? किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2011-12 में। अगला प्रश्न है, हरा सूचकांक विकसित किया गया है? हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक अभिकरण नोडल एजेंसी है? कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग। अगला प्रश्न है, एजेंडा 21 में कितने समझौते हैं? देखिए इस प्रश्न का आंसर जो है वो थोड़ा सा इसमें दुविधा में है। मुझे पता है वो 5 है, ठीक है, मुझे पता है वो 5 है, लेकिन बहुत सारे जगह पे जो मैं सोर्स देखा हूँ, और मैं ग्रुप में भी पोल किया हूँ, तो उसमें 4 पे भी लगा है, ठीक है, 4 पे भी लगा है, 7 पे भी लगा, लेकिन मुझे जितना पता है 5 है। बुक में आपका 4 दिया हुआ है, तो इस प्रश्न को मैं नहीं बोल रहा कि इसका 5 होगा सही, इसका 4 होगा सही, इसका 7 होगा सही, मैं छोड़ रहा हूँ। आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे, ठीक है, कि कितना होता है। मैं जितना सोर्स देखा हूँ वहाँ पे सब जगह अलग अलग चीज़ दिए हुए हैं, तो इस वजह से मैं इसको अभी पेंडिंग में रख रहा हूँ, आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूँ। किन्हीं को पता होगा तो मुझे टेलीग्राम में ज़रूर बताएंगे।
अगला प्रश्न है स्वाधार योजना है। स्वाधार योजना क्या है? तो देखिए, स्वाधार योजना कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए एक जो चलाया गया योजना है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन से कथन सही है? चलिए देखिए थोड़ा इसको। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग विक्रम संवत पर आधारित है? तो नहीं, शक संवत पे हमारा राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पंचांग को जनवरी 26, 1950 को अपनाया गया? नहीं, जनवरी 26, 1950 को नहीं, 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो क्या हो जाएगा, ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। अगला प्रश्न है विशेष आर्थिक जोन जिसको बोलते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम प्रभावी हुआ, कब से यह प्रभावी हुआ? यह प्रभावी हुआ 2006 से। चलिए अगला भी प्रश्न देख लीजिए। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम लोकसभा द्वारा पारित किया गया वर्ष? तो गलत, यहां पे जो लोग 2006 लगाए वो गलत है, 2005 होगा। 2005 में लोकसभा में पारित किया गया था, राज्यसभा गया फिर प्रेसिडेंट, तो 2006 से वो नियम प्रभावी हो गया। अगला प्रश्न है सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है नावल एयर स्टेशन गरुड़ कहां पर स्थित है? नावल एयर स्टेशन गरुड़ की स्थापना कोचीन में हुआ है। अगला प्रश्न है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पुलित्जर पुरस्कार किसमें? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। साथ में जो अगला प्रश्न है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जिसको नाबार्ड बोलते हैं 82 में स्थापना हुआ है, किस 5 वर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? कब? 6ठी 5 वर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है कौन सा आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता है? देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य ये आर्थिक अधिसंरचना में नहीं आता, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया जाता है? देखिए, सामाजिक अधिसंरचना में आपका दूरसंचार, सड़क, रेलवे, ऊर्जा ये सब नहीं आएंगे, यानी तार संचार नहीं आएगा। अगला प्रश्न है धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? किसमें? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110 में। अगला प्रश्न है, देखिए अगला मैथ का जो प्रश्न है मैं आपको आंसर्स बता देता हूं, सॉल्यूशन आपको मैं ग्रुप में दे दिया करूंगा, आप लोग वहां से देख लेंगे। 88 का जो हो जाएगा, 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 89 देख लीजिए, 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 90 देखिए, 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 91 का देख लीजिए, 91 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 92 के करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ऑप्शन बी। 93 के जो करेक्ट ऑप्शन है इसके भी हैं ऑप्शन बी। 94 चलिए देखिए मैं थोड़ा सा और कर देता हूं। 94 के करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। 95 के जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपके ऑप्शन बी। 96 के करेक्ट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी। 97 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। 98 चलिए मैं एक चीज बता दूं आप लोगों को ना कि जो लोग पूरा सेट बनाते हैं उनको एटलीस्ट अपना स्कोर जरूर कमेंट किया कीजिए, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है, मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों का स्कोर कैसा जा रहा है। 98 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलिए 99 का जो करेक्ट आंसर है वो आंसर सी है। 100 और 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
ठीक है। आपका कितना स्कोर आया इस 100 प्रश्न में आप जरूर बताया कीजिए, ठीक है। 100 प्रश्न में स्कोर बताने से क्या होगा कि आपके अंदर एक ललक लगेगा कि नहीं मेरा स्कोर कम आ रहा है या ज़्यादा आ रहा है, मुझे किस डायरेक्शन में मेहनत करना चाहिए। चलिए फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए टाटा और बाय बाय।